Hello everybody. So we were discussing the 8th chapter of physics of class 9th of ICSE, propagation of sound waves. In the previous lecture, we have completed the definitions till frequency. Moving forward with the definitions, the fourth definition that we have to study is wavelength. So let us start writing. Wavelength. What is this? Write up. The distance traveled by the wave in one time period of vibration of particle of medium is called its wavelength. Its SI unit is meter. तो यहां देखो, ये नाम से पता चल रहा है वेव लेंथ, यानी लेंथ ऑफ अ वेव. तो अगर हम लेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी एसआई यूनिट मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये लेंथ है, वेव की लेंथ. तो ये कौन से लेंथ है, किस कंडीशन में, जब हम उसे बोल रहे हैं कि वन टाइम पीरियड में ये वेव कितना लेंथ है उसका, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इन वन टाइम पीरियड. हम जानते हैं टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, यानी जितना समय उसे वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में लगा उतना समय में वो वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, तो ये हो गया मीटर. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. वन टाइम पीरियड मींस टाइम पीरियड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेव्स. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. तो सपोज एक वेव है जिसको एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगता है, यानी वेवलेंथ का तब क्या डेफिनेशन होगा कि 2 सेकंड में ये वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होगा इस वेव का वेवलेंथ. अगर कोई वेव है जिसका टाइम पीरियड 3 सेकंड्स है तो 3 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होगा इस वेव का वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज द टाइम टेकन, wavelength is the distance traveled by the wave in one time period of vibration. Okay, next definition is wave velocity. नाम से ही पता चल रहा है कि ये velocity है, तो इसका SI यूनिट भी velocity का SI यूनिट होना चाहिए. पहले लिख लो डेफिनेशन, फिर हम लोग SI यूनिट लिखेंगे. wave velocity, the distance traveled by a wave in 1 second is called its wave velocity. ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा. वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड. ये हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी का जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, तब हमने तो देखा था वेलोसिटी का डेफिनेशन मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड. सिंपल है, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वेव के द्वारा वो हो गया इस वेव का वेलोसिटी. एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमारे डेफिनेशन पार्ट हमारा क्लियर हुआ. अब हम वेव फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफ की तरफ. 2 तरह का इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है. इफ यू हैव रिटन दिस देन आई एम इरेजिंग इट. इफ यू हैव नॉट रिटन इट देन पॉज द वीडियो. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसा प्रोपगेट करता है, यानी ये मीडियम पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं. सपोज ये मीडियम पार्टिकल है, ये आगे पीछे वाइब्रेट करता हुआ जाता है. तो हम साउंड को जब हम बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं,
साउंड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से हम क्यों बनाते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रो जैसा। ऐसे तो साउंड मॉलिक्यूल्स प्रोपेगेट नहीं करता है, ये तो ट्रांसवर्स वेव में करता है। लेकिन जब हम साउंड को डायग्रामेटिकली कभी भी बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना, कभी देखे होंगे। इसका रीजन क्या है कि व्हाई आर वी शोइंग इट विद क्रेस्ट्स एंड ट्रोज, ऑल्दो इट डज नॉट फॉर्म क्रेस्ट एंड ट्रो, वी नो दैट ओनली ट्रांसवर्स वेव forms crests and troughs, then why are we calling this? This is a very big question that comes to your mind. That I'll explain now. देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Let us take the example of a sound molecule, sorry, a air molecule. Suppose this is a air molecule. This is vibrating about its mean position. ये कभी आगे जा रहा है और फिर कभी पीछे आ रहा है. अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑक्सिलेट कर रहा है. तो अभी मैं ये जो एयर मॉलिक्यूल बनाया और इधर जो एयर मॉलिक्यूल बनाया, ये दोनों अलग अलग एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तीनों सेम एयर मॉलिक्यूल्स है एट 3 डिफरेंट पोजीशन. पोजीशन ए इज मीन पोजीशन, पोजीशन बी इज एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन सी इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. तो मैंने वन सिंगल एयर मॉलिक्यूल को लिया और इसका मूवमेंट को मैं अभी ग्राफ में बनाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा. अब ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोपेगेट भी हो रहा है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो जब इसे हम अब ग्राफ में कैसे बनाएंगे, आई एम ड्रॉइंग 2 एक्सिस. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. इन x एक्सिस आई विल प्लॉट टाइम. बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से समझ में आ जाएगा. In the y-axis, I am plotting this distance या displacement of the particle about its mean position, जिसे हम amplitude बोलते हैं. यानी amplitude को मैं प्लॉट कर रहा हूं y-axis पर और x पे टाइम को. तो जब टाइम 0 है, मान लो at time t equals to 0, जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ये एयर मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन पर है. क्या बोला मैं? At time t equals to 0, let us assume that this air molecule is at its mean position. यानी time t equals to 0, what is the maximum displacement? कितना एम्पलीट्यूड है? 0. क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी 0, क्योंकि वो अपने मीन पोजीशन पर है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो टाइम 0 पर ये वाला पॉइंट होगा, एम्पलीट्यूड भी 0, जिसको मैंने ग्राफ में रेड से शो किया. अभी टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, कुछ सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद, मान लो कि ये एयर मॉलिक्यूल कुछ इस डिस्टेंस पर है, जिसको मैंने अभी सर्कल से शो किया, थोड़ा सा इधर गया. तो ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मान लो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, व्हाटएवर. तो यहां 1 मीटर है मान लो. तो यहां पे 1 सेकेंड में वो 1 मीटर पर गया. तो यानी दिस इज सपोज 1 सेकेंड एंड दिस इज सपोज 1 मीटर. तो ये एयर ग्राफ कहां बनेगा? ये पॉइंट यहां पे कहीं बनेगा. इन 1 सेकेंड टाइम डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर. सिमिलरली टाइम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, से टाइम इज 3 सेकेंड्स, तो बॉडी कुछ और दूरी पर जाएगी. यहां पे डिस्टेंस और थोड़ा इंक्रीज कर गया, यानी डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया. तो यानी डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा अगर टाइम को हम बढ़ा देंगे तो. फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम से 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल मोर, यानी वी आर गेटिंग दिस पॉइंट. आफ्टर दैट वी विल गेट अनदर पॉइंट somewhere here. And when the body has reached its extreme position, say at 4th second, imagine करो कि चौथा सेकेंड में, at 4th second t equals to 4 seconds, the body reaches its extreme position. तो suppose this is 3 seconds, this is 4th second. At 4th second the body reaches its extreme position, for example. तो मान लो ये है पॉइंट. उसके बाद क्या होगा? 4th सेकेंड के बाद 5th सेकेंड में, 5वां सेकेंड में ये बॉडी वापस आना शुरू करेगा, यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा. तो 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, 6th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना मैं ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूं? 7th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा एंड 8th सेकेंड में वो फिर से अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा. यानी 8th सेकेंड में मैंने इसे फिर से 0 डिस्प्लेसमेंट पर ड्रॉ किया. यू कैन सी इन द ग्राफ आई हैव प्लॉट 8 सेकेंड ऑन द एक्स एक्सिस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. वापस वो 8वां सेकेंड में वो फिर अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा. 9th सेकेंड में क्या होगा? 9th सेकेंड में वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा.
यानी उस डायरेक्शन में, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से, तो अभी हम इसको नेगेटिव एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, यानी -1 मीटर अभी वो मूव करेगा, -1 मीटर। -1 क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर ये -1 है, तो 9 सेकेंड में ये यहां पर हम इसे शो करेंगे, 9 सेकेंड में। उसी तरह 10 सेकेंड में यहां पर, 11 सेकेंड में यहां पर। तो हम अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इसको अगर हम जूम इन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा। तो देख रहे हो ना, दिस इज हाउ आर वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ, क्रेस्ट एंड ट्रो वाला ग्राफ। क्रेस्ट एंड ट्रो नहीं है ये क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो मैं क्या बोला। दिस ग्राफ इज नॉट द एक्चुअल मोशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। क्या एयर मॉलिक्यूल ऐसे वेव की तरह ऊपर नीचे मूव कर रहा है? नहीं, ये तो आगे पीछे ही मूव कर रहा है। इसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें ये ग्राफ ऐसे मिला। दिस इज नॉट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, therefore this is not transverse wave। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है, क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है, तब उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव प्लॉटेड द longitudinal wave only in the form of crest and trough, which is displacement time graph? This is not actually a transverse wave। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने किस टाइम पर शो किया था? मैंने बताया था कि 4th सेकंड में देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर 4th सेकंड के बाद जब वो 5th सेकंड की तरफ बढ़ने लगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने लगा था, यानी ये पीक जो हमें मिला 4th सेकंड में, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस हमें मिला, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड इन ग्राफ। दिस पीक हाइट, द हाइट ऑफ द पीक फ्रॉम द बेस एक्स एक्सिस इज द एम्पलीट्यूड। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जो पीक वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये इसी डिस्टेंस को तो हमने एक्चुअली, ये कहां से आया? दिस इज फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, उसी हमने यहां प्लॉट किया, तो दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो दिस ग्राफ कम्स इन योर एग्जाम। दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ वेव। तो इसको चलो अब हम लोग क्लियरली बनाते हैं। गिव द हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a particle of a wave. Particularly we are talking about which wave? We are talking about longitudinal wave। longitudinal wave का हम displacement time graph बना रहे हैं। Obviously you know how to draw it now। We'll draw two axes। This is y axis, this is x axis, and we will draw waves। Okay, now on x axis write down time in seconds, in y axis write down displacement। It can be in any unit, it can be in centimeter or meter। Let us write for meter, लिखते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दिस वी हैव टू लेबल सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है मैं बताया था, यहां से पीक से बेस तक का हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, पीक टू पीक डिस्टेंस, दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, क्योंकि पीक टू पीक इज वन ऑक्सीलेशन। ओके, यू नो दैट पीक टू पीक इज वन ऑक्सीलेशन। कैसे पीक टू पीक इज वन ऑक्सीलेशन? ये है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन, देखो मैं रेड से बता रहा हूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से वापस गया ये मीन पोजीशन, मीन से ये दूसरा एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन। सो दिस इज कैरिंग 4 इक्वल पाथ्स, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ एंड फोर्थ पाथ। यानी 4 इक्वल पाथ्स, इसे ही तो हम वन ऑक्सीलेशन बोलते हैं।
एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर वापस उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे. सो दिस पीक टू पीक इज एक्चुअली टाइम पीरियड बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. यानी पीक टू पीक डिस्टेंस इज द टाइम पीरियड. ठीक है, ये ही हमें प्लॉट करना एग्जाम्स में आता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ वेव. तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि हमें अब y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है, x एक्सिस पे डिस्टेंस. तो हम एक्सिस बना लेंगे, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, और नाम से पता चल रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है y एक्सिस पर और डिस्टेंस को प्लॉट करनी है हमें x एक्सिस पर. वेव फॉर्म ऐसे ही होगा. एम्पलीट्यूड तो यही होगा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पीक. लेकिन पीक टू पीक डिस्टेंस विल नॉट बी टाइम पीरियड नाउ. क्यों टाइम पीरियड नहीं होगा? क्योंकि यहां तो टाइम है ही नहीं. हमने तो x एक्सिस पर टाइम को प्लॉट नहीं किया, तो ये टाइम पीरियड हो कैसे सकता है? ये क्या प्लॉट किया? पीक टू पीक डिस्टेंस को प्लॉट किया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑक्सीलेशन. दिस पीक टू पीक इज व्हाट? x एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑक्सीलेशन. पीक टू पीक इज वन ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑक्सीलेशन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉल करो. वेवलेंथ बोलते हैं ना. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड. इसीलिए ये वेवलेंथ है, टाइम पीरियड नहीं है. सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में पीक टू पीक इज वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पीक टू पीक इज टाइम पीरियड. These two graphs are very, very important for your exams. Now we shall move to the next topic, which is relationship between the wavelength, wave velocity and frequency. So give the heading relationship between the wavelength, wave velocity and frequency. So तीन चीजों के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है. वेवलेंथ यानी लैम्डा, वेव वेलोसिटी यानी जिसे हम वेव वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, v, और फ्रीक्वेंसी यानी f, यानी लैम्डा, v और f के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है. तो इसको बहुत इजी होता है ये रिलेशनशिप निकालना. तो पहले सिंबल्स का मीनिंग लिख लेते हैं. लेट वेलोसिटी ऑफ द वेव बी v, स्मॉल v या कैपिटल v भी लिख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है. स्मॉल v लिख सकते हैं, कैपिटल v लिख सकते हैं. डोंट कंफ्यूज इट विथ न्यू. न्यू भी ऐसे लिखाता है लेकिन न्यू फ्रीक्वेंसी होता है. न्यू इज नॉट v. हमने स्पेशली v यूज किया वेलोसिटी के लिए, वेव वेलोसिटी के लिए. ठीक है. उसके बाद टाइम पीरियड t, कैपिटल T, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f एंड वेवलेंथ लैम्बडा. इस सिंबल को लैम्बडा बोलते हैं. तो हमें अब डिराइव करना है. अच्छा, वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है? हमने पढ़ा वेवलेंथ का डेफिनेशन. वेवलेंथ का डेफिनेशन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड. यही डेफिनेशन है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे. डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम. ऑब्वियसली हर बच्चे को पता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव है, यहां पे स्पीड इनटू टाइम करेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम करेंगे. बिकॉज इन दिस केस स्पीड वी आर टेकिंग वेलोसिटी.
वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको v से डिनोट किया, इनटू टाइम पीरियड। टाइम कितना है हमारा यहाँ पे? टाइम पीरियड इज द टाइम, यहाँ लिखा हुआ है इन वन टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा आ जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू v इंटू टी। अच्छा, अब हम जानते हैं, वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ये तो हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1/f। तो इसको हम यहां पे इस इक्वेशन में डाल देंगे, इन प्लेस ऑफ t आई विल राइट 1/f। सो दिस इज द रिलेशनशिप। फाइनली इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ये हमें क्या मिलेगा कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। दिस फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप। इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, अच्छे से इसको याद कर लो। वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, v इक्वल्स टू f लैम्डा। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड many a times in the numericals. Now let us do a few numericals based on these formulas that we have covered so far. Here is the first question. Numericals. चलो तुम लोग भी लिखते चलो questions. Write down the question also. A bat can hear sound of frequencies up to 120 kilohertz. Determine the minimum wavelength of sound which it can hear take speed of sound in air to be 344 meter per second. This is the first question. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि बैट कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन पाता है, हमें वो मिनिमम वेवलेंथ को निकालना है और हमें स्पीड भी पता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल यूज v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो हमें लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। सो वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू v by f. v is the velocity, so 344, this is the speed or velocity divided by frequency, that is 120 kilohertz. Kilo means 10 to the power 3. इसको सॉल्व करेंगे, we will get 2.87 into 10 to the power minus 3 meter. This is the first numerical. यही वेवलेंथ, be careful in the unit, वेवलेंथ का यूनिट मीटर में होता है। So sound, so bat can hear this minimum wavelength, therefore last statement लिख देंगे, the bat can hear sound of minimum wavelength (2.87 मिलीमीटर। हमने मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसे अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2.87 मिलीमीटर आ जाएगा। सो इतना ही इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड seconds have wave velocity 15 meter per second. Find
Number 1, the wavelength of these waves number 2, the horizontal distance between a wave crest and its adjoining wave trough. देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स। तो t का वैल्यू क्या क्या गिवन है, t का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, वेव वेलोसिटी यानी v का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। हमें सबसे पहले वेवलेंथ निकाल लेनी है। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू v इंटू टाइम पीरियड। ये हमने डिराइव किया था। तो 15 इंटू 10, सो 150 मीटर वेवलेंथ हमारा आ गया। नाउ व्हाट इट इज टेलिंग, देखो ये बोल रहा है आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो बिटवीन क्रेस्ट, वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग ट्रो, यानी एडजॉइनिंग मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट ट्रो। तो अगर हम वेव फॉर्म को बनाएं तो हमें एक पर्टिकुलर क्रेस्ट को लिया है, एक पर्टिकुलर क्रेस्ट यानी ये टॉप, सपोज इस क्रेस्ट की मैं बात करता हूं जिसको मैंने C से डिनोट किया, ये क्रेस्ट एंड नॉट द नेक्स्ट क्रेस्ट, ये क्रेस्ट की सेकंड वाला क्रेस्ट से नहीं, जो बीच में एडजॉइनिंग ट्रो है जिसको मैंने T1 से डिनोट किया, यानी इस C1 एंड T1 के बीच का डिस्टेंस को पूछ रहा है। अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है तो एडजॉइन जो क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग ट्रो के बीच में डिस्टेंस, तो हमें तो पता है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था जब ग्राफ पढ़ाया था कि पीक टू पीक इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इज वेवलेंथ। तो अगर मुझे इस क्रेस्ट से ट्रो के बीच का डिस्टेंस निकालना है बस, तो मैं इस वेवलेंथ को हाफ कर दूंगा, यस और नो। तो यही मुझे निकालना है। तो सेकेंड वाला में मुझे क्या करना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वेव क्रेस्ट एंड द एडजॉइनिंग ट्रो जो बोला है उसे हम वेवलेंथ को हाफ कर देंगे। तो लिख लो द डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट and its adjoining wave trough is equal to lambda by 2 is equal to 150 meter by 2 is equal to 75 meter. This is the answer. अगर तुम्हें बोलता कि क्रेस्ट से एडजॉइनिंग क्रेस्ट का निकालने, क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो वो वेवलेंथ की इक्वल होता, ट्रो से ट्रो तो वो वेवलेंथ की इक्वल होता, लेकिन क्रेस्ट से ट्रो तो आधा ऑफ वेवलेंथ, ट्रो से एडजॉइनिंग क्रेस्ट तो भी हाफ ऑफ वेवलेंथ। अंडरस्टूड, यही है। तो टिल हियर वी वाइंड अप, वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विथ मोर न्यूमेरिकल्स एंड वी विल टेक द चैप्टर फॉरवर्ड। थैंक यू।